एक दौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। 33 साल यूपी में कांग्रेस की सरकार रही। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पूरा नेहरू गांधी कुनबा यूपी से चुनाव लड़ता और जीतता रहा। 1984 में पार्टी ने 85 में से 83 लोकसभा सीटें जीत ली थीं। उस साल कांग्रेस को 51% वोट मिले थे। तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। आज 2024 में सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद यूपी में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं बचा, न लोकसभा में न राज्यसभा में। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 6.4 और विधानसभा चुनाव में महज 2.3% वोट कांग्रेस को मिले थे। इस बार यूपी में कांग्रेस महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो आज़ादी के बाद सबसे कम है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री वीपी सिंह राष्ट्रपति भवन से देर शाम घर लौटे। उन्होंने कुर्ता बदला और बेटे अभय से कहा, गाड़ी निकालो। इसके बाद गाड़ी में बैठकर वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े। तब रेड क्रॉस रोड पर 5 और 7 नंबर बंगले में प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते थे। कार साधारण थी, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। अगली सीट पर बैठे वीपी सिंह को सुरक्षाकर्मी पहचान गए। वहां मौजूद कर्मचारी को वीपी सिंह ने एक लिफाफा दिया, जिस पर प्रधानमंत्री लिखा हुआ था। कर्मचारी ने लिफाफा लेते हुए सवाल की मुद्रा में उनकी तरफ देखा। इस पर वीपी सिंह ने कहा कि इसमें मेरा इस्तीफा है। उस रोज राजीव गांधी अपने आवास में नहीं थे। वे देर रात लौटे तो उन्हें वीपी सिंह का इस्तीफा मिला। राजीव ने उसे पढ़ा और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने ना तो वीपी सिंह को फोन किया और ना ही बुलाकर इस्तीफे की वजह पूछी। 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन रेडियो ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। बोफोर्स सौदे के लिए भारत की टॉप लीडरशिप और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी की सरकार घिर गई। तब वीपी सिंह के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफे को बोफोर्स सौदे से जोड़कर देखा गया। 1 महीने बाद यानी 16 मई 1987 को कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की। मंच पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और नीचे कार्यकर्ताओं के बीच वीपी सिंह। राजीव गांधी ने कहा, भारत की आज़ादी कब छिनी, जब मीर जाफर ने और राजा जयचंद जैसे गद्दारों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, यह लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश के हितों को बेच रहे हैं। बिना नाम लिए राजीव की ये लाइनें वीपी सिंह के लिए थीं। इससे वीपी सिंह काफी निराश हुए और सभा से उठकर बाहर जाने लगे। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो राजनीति से दूर चले जाएंगे, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। 22 मई 1987 वीपी सिंह बेटे को एमबीबीएस की डिग्री मिलने की खुशी में परिवार के साथ दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डिनर के लिए जा रहे थे। वे कार में बैठे ही थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। प्रधानमंत्री जी आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। वीपी ने अपनी पत्नी से कहा, आप चली जाओ, मैं बाद में डिनर में शामिल होऊंगा। इसके बाद वीपी सिंह सीधे राजीव गांधी के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल तुम्हारी बहुत जय जयकार हो रही है, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, क्या करने का इरादा है? इस पर वीपी सिंह कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हूं, आप कहेंगे तो राजनीति छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊंगा, चुपचाप पढ़ूंगा लिखूंगा। आपको यकीन नहीं हो तो मैं हरिद्वार चला जाता हूं। अगर आप काम देना चाहते हैं तो मुझे आंध्र प्रदेश या कर्नाटक भेज दीजिए। दोनों राज्य आपके हाथ से निकल गए हैं, मैं उन्हें लाकर आपको दे दूंगा। इस पर राजीव गांधी कहते हैं कि तुम 3 महीने भी नहीं टिक पाओगे। जवाब में वीपी सिंह कहते हैं, अगर आपका यही चैलेंज है तो मैं स्वीकार करता हूं और इसे पूरा करके दिखाऊंगा। राजीव ने गुस्से से मेज पर घूंसा मारा। वीपी सिंह को लगा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है। वे उठे और सीधे घर चले आए। राजीव गांधी से मुलाकात की घटना के बाद वीपी सिंह ने बागी तेवर अपना लिए। उन्होंने गांधी परिवार के करीबी रहे अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर जन मोर्चा बनाया। इधर राजीव के साथ बोफोर्स घोटाले में इलाहाबाद से सांसद रहे अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ गया। अमिताभ की छवि खराब हो रही थी, दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जून 1988 में इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जन मोर्चा की तरफ से वीपी सिंह और कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री मैदान में उतरे। राज परिवार से आने वाले वीपी सिंह के पास भले ही पॉलिटिकल कैडर नहीं था, लेकिन यूपी की सियासत में उनकी मजबूत पैठ थी। वे 1980 से 1982 तक मुख्यमंत्री रह चुके थे।
इससे पहले 1977 में वे जनता पार्टी की लहर के दौरान भी इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन करीब 90,000 वोटों से हार गए थे। इलाहाबाद उपचुनाव राजीव गांधी के लिए साख का सवाल था। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। यूपी की कांग्रेस सरकार भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जीत मिली वीपी सिंह को। तब फैजाबाद और मेरठ जिले में हुए उपचुनाव भी कांग्रेस हार गई थी। 11 अक्टूबर 1988 वीपी सिंह ने जन मोर्चा लोकदल और कांग्रेस के एक धड़े को मिलाकर जनता दल बनाया। तब मंडल कमीशन का गठन हो चुका था। यूपी में मुलायम सिंह और मायावती ओबीसी दलित नेता के रूप में उभर रहे थे। इस बीच 3 नवंबर 1988 को वीपी सिंह ने पटना में एक रैली की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का स्विस बैंक में खुफिया खाता है। अगले दिन सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा, स्विस बैंक कॉरपोरेशन के इस खाते का नंबर 9921PU है। इसमें बोफोर्स सौदे के कमीशन से मिले करीब 8 करोड़ रुपए जमा हैं। ये खाता लोटस के नाम पर है। वीपी सिंह ने चुनौती दी कि लोटस और राजीव का मतलब एक ही है। अगर ये बात गलत निकलती है तो वो संन्यास लेने को तैयार हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, वीपी ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इलाहाबाद उपचुनाव में हार के बाद राजीव गांधी काफी दबाव में थे। बोफोर्स को मुद्दा बनाकर वीपी ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी थी। 1989 लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम वक्त बचा था। जनता दल पूरी ताकत से कैंपेन कर रही थी। इसकी काट निकालने के लिए राजीव गांधी ने फरवरी 1989 में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। उन्हें लगा कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने से नाराज हिंदू इससे खुश हो जाएंगे। दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता के एक मामले में इंदौर की शाहबानों के हक में फैसला दिया था। मुस्लिम उलेमाओं ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखल मानते हुए पुरजोर विरोध किया था। दबाव में राजीव गांधी ने मई 1986 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके बाद उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे। हिंदू संगठन विरोध में सड़कों पर उतर गए थे। हालांकि राम मंदिर का ताला खोलने का दांव राजीव गांधी के लिए उल्टा पड़ा। इस फैसले से मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस से दूर हो गए। नवंबर 1989 देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। दोनों ही चुनाव यानी केंद्र और यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 1984 के लोकसभा में यूपी में 83 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 15 सीटों पर सिमट गई, जबकि विधानसभा में 269 से 94 सीटों पर सिमट गई थी। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जनता दल के वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और यूपी में उन्होंने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। यानी केंद्र और यूपी दोनों जगह जनता दल की सरकार बनी। प्रधानमंत्री बनने के करीब 10 महीने बाद अगस्त 1990 में वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया। 10 साल से धूल खा रही वीपी सिंह की मंडल की रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। तब वीपी सिंह की सरकार लेफ्ट और बीजेपी के समर्थन पर टिकी थी। दोनों ही उसे बाहर से समर्थन दे रहे थे। रणनीति के तहत बीजेपी ने मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जता दी। राजीव गांधी ने वीपी सिंह की तुलना जिन्ना से कर दी। इससे ओबीसी वोटर्स कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए। बीजेपी भांप गई थी कि मंडल कमीशन की वजह से उसे नुकसान होगा, इसलिए विरोध करने के बजाय वह इसकी काट निकालने में जुट गई। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा की शुरुआत की। इसे मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कहा गया। बाद में आडवाणी ने कहा भी था कि मंडल कमीशन नहीं आता तो हम रथ यात्रा नहीं करते। 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार हो गए। इसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। 30 नवंबर 1990 को अयोध्या में गोलीकांड हुआ और 11 कार सेवकों की जान चली गई। बीजेपी ने मुलायम सिंह पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। वो उन्हें मुल्ला मुलायम कहकर प्रचारित करने लगे। दरअसल आज़ादी के बाद से ही ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते थे। सियासी भाषा में इसे कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता था। इसी के बल पर कांग्रेस ने लंबे समय तक यूपी में राज किया, लेकिन मंडल और कमंडल ने कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त कर दिया था। रथ यात्रा की वजह से ब्राह्मण बीजेपी के पाले में चले गए थे, मुस्लिम वोटर्स सपा के पास और दलित वोटर्स मायावती की तरफ शिफ्ट हो गया था।
इसके बाद कांग्रेस यूपी में फिर कभी वापसी नहीं कर पाई। साल दर साल उनकी सीटें और वोट शेयर घटता गया। आज कांग्रेस के पास 1 सांसद और 2 विधायक कुल उत्तर प्रदेश में बचे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ताज़ा हालात ये हैं कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत तरीके से आने के लिए शायद उन्हें किसी चमत्कार की ज़रूरत पड़े तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये थी आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कम होती सीटों पर हमारी पूरी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। सुखनदान स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।